स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग राउट्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, सीबीएसई बोर्ड, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन का सारा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स भी मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, जो कि इस चैप्टर में आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लास्ट का थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में ना आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, राउट्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर की टर्म का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप पहले वाली वीडियो डिटेल में मैंने बनाई थी, तो वो जरूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ पहले वाली वीडियो के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर ले रही हूँ, तो क्लोज कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। ठीक है, लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है, तो यहाँ पे सरफेस पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। और मैंने आपको बताया था कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बल्क वाले से ज्यादा होती है। तो यानी कि जल्दी वेपोराइज कौन होते हैं, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन वाले जो अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनसे ज्यादा है, तो ये बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर जो होता है, ये वेपर प्रेशर टर्म को तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब आप टेम्परेचर दोगे और तुरंत इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम आने में, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल होने में कुछ टाइम लेगा। वहां पर वो मैंने टाइम लिया था 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब 10 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यानी 0 से 10 सेकेंड के बीच में भी कुछ वेपर्स बने होंगे, और जो 0 से 10 सेकेंड के बीच में जो वेपर्स बने होंगे, वो वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हमने नाम दिया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और 10 सेकेंड के बाद जो अब इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा, देन जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हमने वेपर प्रेशर का नाम दिया था। दिस इज द स्मॉल एक्सप्लेनेशन जो आपको हेल्प करेगा इस वीडियो को समझने में। तो चलिए आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला की पॉइंट मैंने आपको बताया था कि द मैक्सिमम value of partial pressure is known as vapor pressure. ठीक है, पहला की पॉइंट। हैशटैग सेकेंड पॉइंट हमारा होगा, सेकेंड पॉइंट है, इफ द वैल्यू ऑफ partial pressure increases after the max value, जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, अगर उससे भी इंक्रीज कर जाता है, then vapors will start to condense। इसी में थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट हमें कहता है, इफ द पार्शियल प्रेशर वैल्यू डिक्रीजेस, यहां पे लिखिए डिक्रीजेस, आफ्टर डिक्रीजेस फ्रॉम द मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से अगर कम होने लग जाता है, तो व्हेन लिक्विड गेट evaporates until।
पॉइंट्स कुछ है वो नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट आप नोट करोगे, मैं इस साइड लिख रही हूँ, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लिखिए। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो शेप या साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती है। इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो यानी कि यहाँ आप लिखोगे वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड या फिर शेप या साइज ऑफ कंटेनर। वेपर प्रेशर वैल्यू, वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखो कैसे होता है कि यहां पर आप ले लो टेम्परेचर, यहां पर ले लो आप वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी ज्यादा होगी? सरफेस मॉलिक्यूल्स की। जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वहां पर प्रेजेंट है उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे और बहुत जल्दी वेपोराइज होने की कोशिश करेंगे, मतलब दे गेट इजिली वेपोराइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट ग्राफ कैसे जाता है? ऐसे। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वाला फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप लिखोगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीजेस, तो यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है, ऐसे करके डबल एरो करके पॉइंट्स बना लेना, वो आपको इजी भी लगेगा, उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद भी होता है बाय पॉइंट्स। थ्योरेटिकली में आपको चीजों में कंफ्यूजन भी होती है और चीजें ढंग से याद भी नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लिख लोगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स decreases, ठीक है, hence vapor pressure increases, क्लियर। उसके बाद आपको ग्राफ बनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड लिखोगे नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे नेचर, ठीक है। अब नेचर में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा है, इस पे बहुत डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया हमने, ठीक है। अब वाटर कैसे होता है, शेप कैसे लिखते हैं, अगर आप वैसे देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। एक हो गया इथेनॉल, आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। दोनों में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उन दोनों में से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे शो कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये वाली नो डाउट इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमें उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कम टेंडेंसी है
इथेनॉल के कंपैरिजन में वेपोराइज होने की। ठीक है, तो यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा वो इथेनॉल का नो डाउट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, पी नोट क्या है, जब हम वेपर प्रेशर लेते हैं प्योर लिक्विड का तो उसको हम पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो कम, उसके अंदर कम टेंडेंसी होगी वेपोराइज होने की। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर ले लेते हैं हम एग्जांपल। जैसे कंसीडर करो यहाँ पर दिस इज द एग्जांपल। अब मुझे बताओ किसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कम टेंडेंसी है वेपोराइज होने की। ठीक है, तो इसके अंदर कम टेंडेंसी होगी वेपोराइज होने की, लेस टेंडेंसी टू गेट वेपोराइज, टू वेपोराइज, और इसमें ज्यादा टेंडेंसी होगी। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कंफ्यूज मत हो ना, इसमें 2 H अपने पास एंडिंग पे, तो ये ज्यादा कैपेबल है ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। यहाँ पर अपने पास एक ही H है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद फैक्टर्स हो गए हैं, कराने वाली हूँ राउट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो वैसे तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, आज हम केस 1 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। केस 1 है जब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला सोल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम ले सकते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट में से सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और जो सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल होगा। तो मैं दोनों केसेस एक्सप्लेन कर रही हूं यहाँ पर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 2 volatile liquids। ठीक है, तो अब देखो जो सॉल्यूशन होता है, यू नो कि सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, पहचान क्या होती है कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन में। तो पहचान होती है कि सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो नेचर। अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, जहां पर दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, उड़ने वाले, मतलब बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं जो, उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे पेट्रोल आप ऐसे ही रख दो, उड़ जाएगा थोड़ी देर में, है ना। तो इस तरीके से वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाए जो। ठीक है, तो फर्स्ट आप हेडिंग डालो नेचर में हम सोल्यूट क्या ले रहे हैं, लिक्विड, ये भी क्या ले रहे हैं, लिक्विड। और लिक्विड हम कैसा ले रहे हैं, वोलेटाइल, और यहां पर भी हम लिक्विड जो ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, वोलेटाइल। ठीक है, फिर पॉइंट आप नोट करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सोल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ बी से। आपकी बुक में बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है सोल्यूट को। जहां पर भी बी दिखे इसका मतलब समझ जाना सोल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, आपकी बुक में भी ऐसे ही मेंशन है, इसलिए मैं जो बुक में गिवन है वही ले रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जब आप बुक पढ़ो तो। ठीक है, और सॉल्वेंट को जहां पर भी मैं लिखूं तो मैं ए लिखूंगी, ये आपको समझ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नोट बी। ठीक है, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नोट ए। ठीक है, मैं आपको एक चीज बतानी भूल गई हूँ जो मैं आपको सबसे पहले यहाँ बता देती हूँ। देखो वेपर प्रेशर के बेसिस पे सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द वोलेटाइल सब्सटेंस, सेकंड वन इज द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस।
वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, यानी विच हैज द डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, विच डोंट हैव द डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, विच डोंट हैव द डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी क्या होगी, पी नॉट। अब मुझे बताओ कि पी नॉट की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी। अभी मैंने आपको क्या बोला, कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी। डेफिनेट का मतलब 0 तो नहीं होगी। ठीक है, तो पी नॉट की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी ही। क्यों आएगी, क्योंकि जब आप कंटेनर के अंदर लिक्विड को फिल करोगे तो ये वेपोराइज होगा, वेपोराइज आएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी इसकी। ठीक है, तो 0 नहीं हो सकती। इस केस में, नॉन वोलेटाइल के केस में, वो वोलेटाइल देखो, अगर मैं यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि मैं इसको हीट दे रही हूँ लेकिन ये वेपोराइज नहीं हो रहा, समझ रहे हो, यानी मैं इसको हीट टेम्परेचर दे रही हूँ लेकिन ये सॉलिड होने की वजह से ये वोलेटाइल यानी कि ऊपर जा नहीं रहा, वेपोराइज हो नहीं रहा, तो ये मुझे वैल्यू ही नहीं देगा वेपर प्रेशर की। तो यानी कि ये पी नोट की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप नोट करोगे, इसमें एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एग्जांपल हम वोलेटाइल सब्सटेंस के ले सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, जैसे कि बेंजीन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, वोलेटाइल के, जो इजिली वेपोराइज हो जाते हैं। इन दैट केस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के केस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि यूरिया हो गया, सॉलिड होता है, वेपोराइज होता ही नहीं है, इजिली वेपोराइज नहीं होगा, दैट इज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। यू कैन से सुक्रोज, ये भी एक क्या है, नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, वोलेटाइल में जो सोल्यूट लिया वो लिक्विड वोलेटाइल लिया है, सॉल्वेंट भी हमने वोलेटाइल लिक्विड लिया है। अब वोलेटाइल लिया है तो पी नोट 0 तो हो नहीं सकता, यानी कि इसकी वैल्यू क्या ली मैंने, पी नोट बी, विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर की वैल्यू ली वो ली पी नोट ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जिसको नहीं है मैं साइड में लिख देती हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। और यहां पर पी नोट ए का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद यहां पर थर्ड हेडिंग आप डालोगे मोल फ्रैक्शन। क्या डालोगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नीटा बी, इसको क्या बोलते हैं, नीटा। ठीक है, नीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को, नीटा बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर। और यहां पर जो मोल फ्रैक्शन होगा नीटा ए, ठीक है, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। अब फोर्थ हेडिंग डालो नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ ए। क्लियर। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ पॉइंट्स इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन की, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, बिल्कुल क्लियर हो दिमाग में सब कुछ। सब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, वेपर प्रेशर निकाल लिया, नेचर निकाल लिया, सब पहले निकाल के रख रहे हैं हम लोग, है ना, बाद में सब पुट करना है, काम खत्म। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, एन ए के लिए निकालोगे तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर हुआ यहाँ तक, डन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। देखो अब आप कंसिडर करो, आपने एक कंटेनर लिया, यहां पर ऐसे क्लोज कंटेनर लिया, ध्यान रखना। ठीक है, लिक्विड फिल कर लिया, यहां क्या लिया हमने, ए। क्या लिया है, कंटेनर क्या है, ए। ठीक है, ए मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, रिमेंबर ना।
तो यहाँ तक लिक्विड कर दिया, इसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपोराइज करेंगे, इस तरीके से वेपोराइज करेंगे। तो यहाँ पर इस कंटेनर में जब सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड A प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा P0 A, समझे। A नंबर ऑफ मोल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा दैट इज P0 A। क्लियर हुआ। ऐसे ही B ले लो, ठीक है, B ले लिया, फिल किया लिक्विड से, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी वेपोराइज होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, B हो गए भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ B है, तो इसके मोल्स अगर वेपोराइज करेंगे तो इसके मोल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, P0 B। इतना तो मैम हमें आता है, इतना तो आता है आपको, ठीक है। ऐड कर दो दोनों को, अब देर किस चीज की है। ऐड किया, ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये कंटेनर में आपने A भी डाल दिया और आपने B भी डाल दिया। जब आपने A और B को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास इस तरीके से लिक्विड आया, तो यहाँ पर A भी है, A के मोल्स भी हैं और यहाँ पर B के मोल्स भी हैं भाई, मिक्स हो गया। अब मिक्स होने का मतलब ये है कि अब ये प्योर नहीं रहा, अब इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया, यानी कि A के अंदर B ऐड हो गया, B के अंदर A हो गया, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि अब ये प्योर लिक्विड नहीं बचा, कुल मिला के, है ना। प्योर लिक्विड नहीं है तो इसका आप वेपर प्रेशर क्या लोगे बताओ। यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, A नंबर ऑफ मोल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो PA आएगा और B नंबर ऑफ मोल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो PB आएगा, समझे। यहां मैंने सॉल्वेंट लिया, यहां मैंने सोल्यूट लिया, दोनों को मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बना। अब ये सॉल्यूशन प्योर नहीं है, अब इसके अंदर जब A नंबर ऑफ मोल्स है तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो PA होगा और जब B नंबर ऑफ मोल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो PB होगा। तो इसका मतलब PT, मतलब अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर लूं तो क्या ये PA प्लस PB के बराबर है, बताओ भाई, आया कि नहीं आया। मेहनत खराब मत करना मेरी। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, आपने आई होप ये सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहां से देखोगे आप तो PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वजह से, है ना। यानी कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें A भी है B भी है, तो A नंबर ऑफ मोल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो PA होगा और PA यानी कि A नंबर ऑफ मोल्स की वजह से आ रहा है तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, यानी कि उसमें टोटल में Na कितने प्रेजेंट है, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन। तो यानी कि अब यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब PB का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वजह से, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अब मैं PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो क्या आ जाएगा, KXA, ठीक है। K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। PB जो आएगा यहाँ पर भी ये हट जाएगा, KXB आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि XA किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू 1 होती है, पता है ना। सिर्फ ये चीज ध्यान रखोगे आप, ये मैंने आपको मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो आपको इस वीडियो से पहले मोल फ्रैक्शन की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या फिर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वो भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ तक आया आपको, यहाँ तक आने के बाद अब हमें इस K की वैल्यू भी तो चाहिए ना। तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। तो आप कंसिडर कर लो, लेट अस कंसिडर द प्योर लिक्विड। आप मानो कि ये क्या है, एक प्योर लिक्विड है। क्या मानोगे, प्योर लिक्विड है। जब ये प्योर लिक्विड होगा तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA क्या होगा, 1,
ध्यान से मेरी बात सुनना, प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड के वक्त अगर मैं ए की बात कर रही हूँ तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए, और मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि प्योर है भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज ध्यान रखोगे आप। उस वक्त पे एक्स भी तो है नहीं, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 0। अब समझ आया, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब एक्स बी 0 है तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। समझ आया। अब देखना, वैल्यू को उठा के सिर्फ पुट कर दो। पी ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पी नॉट ए के की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई है, के की वैल्यू आ गई है सर जी पी नॉट ए। तो उठाकर पुट करो ना, पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल में पी नॉट ए एक्स ए। समझ आया। जब आप इसको प्योर लिक्विड मानोगे तो इसको भी प्योर लिक्विड मान लो। प्योर लिक्विड मानोगे तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट बी के। ठीक है, उस वक्त पे एक्स ए क्या हो जाएगा, 0, और एक्स बी क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि के हो गया एक्स बी क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट बी। उठा करके फिर से पुट करो, पुट कर देंगे तो पी नॉट बी, पी नॉट ये आ जाएगा एक्स बी, वैल्यूज आ गई। आया समझ में। अब हमें क्या निकालना है, टोटल, है ना, निकालो। चलो टी ये रब कर रही हूँ, है ना, इतना स्पेस नहीं है हमारे पास तो रब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो अब पी टी का हमने क्या दिया था, टोटल। तो टोटल किसके बराबर था, ए प्लस बी के। अब ए की वैल्यू हमने निकाल ली है पी नोट ए एक्स ए, और इसकी निकाली है पी नोट बी एक्स बी की। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। किसी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करो, एक्स ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आएगा 1 माइनस एक्स बी। आप एक्स बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स योर विश कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करोगे, दैट इज पी नोट ए 1 माइनस में एक्स बी प्लस में पी नोट बी एक्स बी। क्लियर। इसको थोड़ा सा ओपन कर दो भाई, ओपन करोगे तो पी नोट ए पी नोट एक्स बी प्लस पी नोट एक्स बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू, और आप इसको यहां तक भी लिव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ध्यान रखना कि ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो कुछ भी आपको गिवन है ना उसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। वैसे हम लास्ट में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे डिटेल में, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके स्पेशली मैं आपको कराऊंगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो, अब ये वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दोनों में से कोई गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हम उस चीज को मैनिपुलेट कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास। तो इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि राउट्स लॉ क्या हो गया। राउट्स लॉ आपको ये बताता है कि इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो लिख लो, डेफिनेशन भी लिख लेना। राउट्स लॉ स्टेट दैट इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि पी ए क्या है, पी नोट ए एक्स ए के, है ना, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, यही राउट्स लॉ में बताता है। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वन वोलेटाइल लिक्विड एंड अदर इज नॉन वोलेटाइल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो हिट द बटन लाइक to appreciate me, to motivate me to make more and more helpful videos for you। and बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही हूँ मैं, तो बहुत जल्दी आपके साथ वो शेयर करूँगी एक स्पेशल वीडियो बना करके। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।